ऑफ एन एटम, क्लास 9 का एनसीईआरटी। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने तीनों चैप्टर्स को कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप तीनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जब हमें पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, ना कि कॉन्टिन्यूस है, तो अगर वो पार्टिकल्स से बना हुआ है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। पार्टिकल्स के अंदर भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो क्या एटम सच में स्मॉलेस्ट यूनिट है? ये जो चीज़ें थी, क्वेश्चंस है, क्यूरियोसिटी थी, ये साइंटिस्ट के दिमाग में भी आ रही थी। उस वक्त स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी हो चुकी थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे मेरे एक्सपेरिमेंट्स भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स की वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करें तो उसमें कोई ना कोई चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर उसमें कोई चार्ज आ रहा था यानी वो चार्ज पार्टिकल्स बन रहे थे, तो हो सकता है कि एटम्स के अंदर भी चार्ज पार्टिकल हो, नहीं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, है ना। इसीलिए जब पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या पता लगा कि हाँ, एटम्स के अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, और क्या वो रिवॉल्व कर रहे हैं या कोई मोशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स में समझाई। और अभी के लिए हम 3 मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल और नील बोर का मॉडल। ठीक है, तो तीनों मॉडल समझते हैं और देखते हैं किसने क्या डिस्कवर किया। एटम था, उसमें 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। और कैनाल रेस थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रेस, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था। अगर आप चाहते हो मैं डिस्चार्ज ट्यूब पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, जो पॉजिटिवली चार्ज रेस थी, और उनकी डिस्कवरी से अल्टीमेटली हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसीलिए जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर में होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है उसमें, नेगेटिव चार्ज भी है उसमें, और वो भी सेम मैग्नीट्यूड का है, और इसीलिए एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया है। जेम्स चैडविक जी ने ये देखा भाई कि एक और पार्टिकल होता है जो एटम में होता है, उसका मास नियरली इक्वल टू होता है प्रोटॉन के, यानी जितना भी प्रोटॉन का मास है उसके इक्वली होता है ऑलमोस्ट, और वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, एक अनचार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्टिकल्स थे। लेकिन इससे पहले भी कुछ मॉडल्स दिए गए थे जो कि अभी हम मानते नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें निकाला गया। जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या बोला, एक एटम अगर है तो वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह या एक वाटरमेलन की तरह आप समझ सकते हैं, उस तरीके का है। वाटरमेलन अगर हम लें तो उसमें जो रेड पार्ट होता है, यानी ज़्यादातर उसमें अंदर का पार्ट पूरा रेड होता है, उसको बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके सीड्स हैं जो उसमें एम्बेडेड होते हैं रेड पार्ट में, वो है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो है नहीं, उसकी तरह आप देख सकते हैं कि एटम एक इस तरीके का पार्टिकल है जिसमें सारे में तो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। ये था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। और उन्होंने क्या बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, इसीलिए एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये उन्होंने बोला। तो यही एक सही बात थी कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में है। थॉमसन जी ने ये एटम का जो स्ट्रक्चर दिया वो दिया तो, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे वो मिल नहीं रहा था, मतलब जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस आए उससे उसका स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा था। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट मॉडल उन्होंने बताया कि एटम किस तरीके का है। पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम एटम्स को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखा और इधर पे गोल्ड फॉयल इन्होंने, और गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो बहुत ही मेलिएबल होता है। मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की कि वो थिन शीट्स में आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा थिन शीट में आ सकता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड लिया। अगर कोई और लेते तो उतने अच्छे हमें ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया। और ये एक स्क्रीन है, ये जो डिटेक्ट करेगी कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पर आके टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्क्रीन है जो डिटेक्शन के लिए थी। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड फॉयल है। अब इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा। जब अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि अगर जो एक एटम है वो पूरा पहले
पॉजिटिव स्फेयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डबली चार्ज हीलियम आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उससे वो डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करने का उन्होंने नहीं सोचा था क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं इस प्रोटॉन के मुकाबले। तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो स्मॉल डिफ्लेक्शंस को शो करेगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आए वो एंटायरली डिफरेंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे जस्ट पास्ड अवे, स्ट्रेट लाइन से वो पास कर गए। ठीक है, मैं बहुत सारे बना रहा हूँ इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे जस्ट पास्ड अवे। कुछ पार्टिकल्स जो थे उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो प्रॉपर रीबाउंड हो गए, यानी जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में वापस चले गए, या थोड़ा कम गए तो इधर आ गए, है ना। इससे हमें क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एक एटम में होता है वो तो खाली होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव भरा हुआ होता चार्ज तो या तो ये वहीं पे रह जाते क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस को शो करते ना कि पास आउट हो जाते। ठीक है, तो अगर वो पास आउट हो गए हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी एक एटम में ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, और उसके बाद स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया है, और कुछ ठीक है मतलब सीधे सीधे रिबाउंड हो गए, यानी उसकी वॉल्यूम काफ़ी कम है एक एटम में। ये ऑब्जर्वेशंस मिले और इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स बनाए। तो पहले देखते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का बना। जो पॉजिटिव था वो काफ़ी छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, काफ़ी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था एक एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली था, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर रिवॉल्व कर रहे थे। अभी फिक्स्ड ऑर्बिट्स के बारे में पता नहीं चला था उनको कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो आए वो स्ट्रेट लाइन से पास कर गए क्योंकि स्पेस खाली था, है ना। कुछ ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, यानी जो पॉजिटिव स्फीयर के यहाँ तक आ गए होंगे, यानी थोड़ा पास से आ गए होंगे, उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की होंगी, है ना। और कुछ प्रॉपर रिबाउंड कर गए, जो डायरेक्ट आके सेंटर पे किसी ने अगर हिट किया होगा तो वो रिबाउंड ले लेगा, पूरा वापस चला जाएगा, जिस स्ट्रेट पाथ से आया था उसी स्ट्रेट पाथ से वापस चला जाएगा। इससे बोला गया था पॉजिटिव काफ़ी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे थे। लेकिन इस मॉडल का ड्रॉबैक ये रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो भाई कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करनी है, तो वर्क डन करना है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी यूज़ करके रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज करके वो एट द एंड ऐसे एक पाथ फॉलो करके घूम घूम के छोटा होता जाएगा, वो पॉजिटिव स्फीयर में जाके न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएंगे, है ना। न्यूक्लियस किसे बोला गया अभी, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर है उसको न्यूक्लियस बोला गया है। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का क्लस्टर जो है उसको न्यूक्लियस बोला गया है। यहाँ पे न्यूक्लियस में टकरा गए अगर तो एटम स्टेबल नहीं होगा, एटम बर्स्ट कर जाएगा, और ये जो अभी भी हम मैटर देख रहे हैं वो होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो एटम्स है वो क्वाइट स्टेबल है, थोड़े स्टेबल ज़रूर है। नील्स बोर ने क्या बोला, ठीक है भाई पहले हम वही बनाते हैं जो उन्होंने बोला था। ठीक है, उन्होंने बोला किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, वो किसी न किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे, और सिर्फ कुछ ही डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं एक एटम के अंदर, जो कि एक दूसरे से प्रॉपर स्पेस में होते हैं। जितना पहला वाला न्यूक्लियस से दूर है उतना ही दूसरा वाला इससे दूर हो सकता है ना। ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं और सिर्फ मतलब रिवॉल्व करते हैं, और सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही अलाउड होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट जिन्हें बोला गया। इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स है वे एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं करते। कब नहीं करते, जब वो इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद उनको नाम भी दिए गए। जो न्यूक्लियस से सबसे पास है उसको बोला गया के शेल, उसके बाद वाले को एल, अगर उसके बाद भी कोई है तो एम, एन, ओ, पी, मतलब इस तरीके से सारे शेल्स के नाम रखे गए, के, एल, एम, एन, ओ, पी, जो भी है आगे बढ़ते चला जाएगा, या फिर नंबर से भी बोल सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल होता है वहाँ से। उसके बाद जेम्स चैडविक ने बोला कि एक अनचार्ज्ड पार्टिकल भी होता है जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया उन्होंने, और न्यूट्रॉन भी हमारे न्यूक्लियस में होता है। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव भी थे और अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन भी थे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, देखो अभी भी कुछ क्वेश्चंस थे कि ठीक है मान लिया हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है,
लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से की कितनी एनर्जी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। उसके बाद आई बोर एंड मरीज की, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n², जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, 2n², यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल। अगर इसकी बात करें तो इसका होगा 1, इस वाले की बात करें तो इसका हो जाएगा 2, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ शेल की कौन सा शेल है ना। 2 यहाँ पे अगर 1 को रख के देखें कि पहले शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। इससे हमें पता लग गया कि पहले शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें सेकेंड शेल में तो 2 × n², 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 4 हो गया 8। इससे हमें एक और बात पता लग गई कि इसमें आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम थर्ड शेल की बात कर लें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 × 9 कितना हो जाता है 18। थर्ड, जब भी एक ऑर्बिट जो है वो पूरा भर जाता है, यानी अब उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तब एक नया शेल, एक जो उसके दूसरा शेल होता है आगे वाला शेल, उसमें बाकी के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। अगर वो भी पूरा भर गया कि मान लो पहले वाले में 2 भी हो गए, दूसरे वाले में 8 भी पूरे हो गए, तो तीसरे में चला जाएगा वो फिर। और इन्होंने एक और बात कही कि हर एक एटम स्टेबल बनना चाहता है, और स्टेबल बनने के लिए उसे जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, यानी जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, जिसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं, उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में या अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे हमने कुछ एलिमेंट्स देखे हैं, जैसे नियॉन। अगर हम नियॉन का स्कीमेटिक डायग्राम बनाए तो किससे बनेगा, जिसका न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का 10, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, पहले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। तो ये एल शेल है, इसमें भी आ गए कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हम बोलते हैं कि ये स्टेबल हो गया। अब ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, एक ऑक्टेट के साथ डुएट भी होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो जाएं तो भी वो स्टेबल होता है। ऐसा ये किया है, वो है हीलियम। एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल पूरा हो गया है लेकिन और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। इसको बोलते हैं इसका डुएट कंप्लीट हो जाना। डुएट कंप्लीट होता है तब भी एक एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो हीलियम भी एक स्टेबल है, यानी इनर्ट गैस है या इनर्ट एलिमेंट है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते। अब रिएक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है, रिएक्टिविटी मतलब किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी, और इसी कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16। हमेशा मास नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर लिखते हैं नीचे। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, यानी मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है उसमें। के शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने आएंगे, 8 में से 2 माइनस कर दो, 6 बच गए, तो एल में 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आउटरमोस्ट शेल यानी अल्टीमेट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर हम बोलें कि इसमें अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अगर ये एटम, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है ना। लेकिन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, किसी और से अगर इसने गेन करा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। पहले दोनों इक्वल थे लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया है तो ये बन जाता है एनायन। नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं एनायन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, जितना इलेक्ट्रॉन्स उसने लिया वो इसकी वैलेंसी हो गई। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो m शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? पहले में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 2 कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट शेल में जाएगा। दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो वो तीसरे में बचे हुए चले जाएंगे। तीसरे में कितना बच गया, 1। अब से ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा कहीं से, या फिर एक और रास्ता है कि ये माइनस कर ले सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये रहेगा ही नहीं ना। अगर ये नहीं रहेगा तो 2 8 पे ये हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट इसका, और हो जाएगा ये स्टेबल। अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बात करें तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी और वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम था उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल था, अब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम हो गया पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यानी जो भी कॉम्बिनेशन बना है, कोई भी बॉन्ड बना है दूसरे एलिमेंट से, तो वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके बना है। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। और ये होता है कैटायन। जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो कैटायन बनता है, जो गेन करता है वो एनायन बनता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी आयंस पढ़ते हैं। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर रहे हैं तो ये किसको दे रहे हैं। जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, यानी जो गेन करने वाला होता है वो उससे ले लेता है जिसको ज़रूरत नहीं होती है, यानी जो लूज करने वाला होता है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इसी से केमिकल फॉर्मूलाज हमने जो डिराइव किए थे वो बनते हैं। उनकी वैलेंसी जो है वो दिखाती है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए हैं। और अगर आयोनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो एक नेगेटिवली चार्ज होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज होगा। कुछ टर्म्स दे जाती हैं बताने को, तो वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। या बोल सकें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, एटम बोल रहा हूँ आयन नहीं, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। एटम का जो मास है वो मेनली डिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों को मिलके मास नंबर बनता है, यानी जो भी मास उसका वो न्यूक्लियस में डिसाइड करता है, दोनों को मिला के, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी। एक इलेक्ट्रॉन के 2000 गुना जो मास है वो एक प्रोटॉन में होता है और उसी के लगभग एक न्यूट्रॉन में भी होता है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा मास नंबर। अगर हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसी भी एक एलिमेंट का गिवन है तो हम उससे उसका न्यूट्रॉन का नंबर पता कर सकते हैं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन आ सकते हैं। कैसे करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन तो कट जाएगा आपस में और बचेगा कितना, न्यूट्रॉन बचेगा, ठीक है। आइसोटोप्स वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेकिन उनका मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो पेयर किसी भी एलिमेंट का जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कार्बन 12 होता है जिसको हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। ऐसे ही कार्बन 13 भी होता है। कार्बन 13 में मास नंबर 13 है। अगर उसका मास नंबर 13 है तो उसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हो गए, 13 माइनस 6, क्योंकि 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेंगे 7। तो इसमें न्यूट्रॉन एक ज़्यादा होता है कार्बन 12 से। ऐसे ही कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, शायद आपने ये वर्ड सुना हो, कार्बन डेटिंग, यानी जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी एज निकालने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है कि वो कितने पुराने हैं, है ना। तो कार्बन 14 एक आइसोटोप होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स की खास बात होती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम होते हैं नंबर में, है ना। मैग्नीट्यूड में सेम है, नंबर में भी सेम होते हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है क्योंकि कोई भी वैलेंसी देखें अगर तो वो इलेक्ट्रॉन से होती है, न्यूक्लियस का उसमें कोई पार्ट नहीं होता। तो इनकी ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका कलर या उसकी स्टेट वो सब डिफरेंट हो सकती है, ठीक।
वैसे ही आइसोबार्स होते हैं वो जिनमें मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का मास नंबर कितना होता है हमें पता है 40 होता है ना, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। और जो कैल्शियम है उसका भी 40 होता है और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो हम इसको आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देखें तो होता है आयरन और निकल जो है वो दोनों भी आइसोबार्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आइसोटोप्स और आइसोबार के। आइसोबार्स की ये खासियत है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों ही एंटायरली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। अब आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशन यानी उनका यूज़ कहाँ पे है। यूरेनियम का 235 होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, और कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है यानी दवाई बनाने के लिए होता है। और आयोडीन आपने सुना होगा, ग्वाइटर एक बीमारी होती है जिसमें गला फूल जाता है ना, किसकी कमी से होती है वो, आयोडीन की कमी से। तो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। 131 इसका मास नंबर है ना। ये सब आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर वाले आइसोटोप्स। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, तो वीडियो पूरी देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू मे लीव नाउ, बाय बाय। अरे हाँ, एक बात बतानी भूल गया, वीडियो में पिछले जो भी चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं जैसे लाइक सेल है, टिश्यू है, वो मैंने पहले ही कवर कर दिए हैं, आगे के चैप्टर हैं वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं, तो शॉर्ट्स में जाकर एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो आप लोग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे कंसेप्ट से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी। जस्ट लाइक थोड़ी साइंस है तो एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं हो पाता यार, एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए साइंस के लिए, तभी अच्छी लगती है ना। ये सब किताबी ज्ञान है ठीक है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट के बिना साइंस को विजुअलाइज करने में ही बहुत दिक्कत है। साइंस जब भी पढ़ो विजुअलाइज करके पढ़ो। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, कोई भी अगर आपको डाउट है वो भी कमेंट में लिख सकते हो, उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ यू मे लीव एंड बाय बाय।